किसान बिल की वापसी और आरएसएस के बीच का आपने कॉम्बिनेशन कुछ देखा? सुधीर चौधरी को आखिर क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कार्यक्रम से हटा दिया गया? ट्विटर पर सुधीर चौधरी को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। ये दोनों बातें मैं आपको समझाता हूं, सारी बातें क्रोनोलॉजी में समझिए। नरेंद्र मोदी जी ने 19 नवंबर को 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था। वजह समझिए। दरअसल किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को सबसे ज्यादा जो नुकसान है ना, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो तराई वाला जो इलाका है ना, उसमें देखने को मिल रहा था। उत्तराखंड में भी यूपी के साथ अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 130 सीटों पर इस आंदोलन की वजह से बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था और बीजेपी अपने आप को खुद खतरा महसूस इन 130 सीटों पर कर रही थी। इसी वजह से पार्टी ने पूर्वांचल में अपनी रणनीति को थोड़ा धार देने की कोशिश की और बड़ी बड़ी रैलियां की, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रही है। अब आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है, जहां किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर है और बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी है। अब आप सबको पता है कि 10 दिन के बाद ही संसद का जो विंटर सेशन है, शीत सत्र है, वो शुरू हो जाएगा और 26 नवंबर को किसान आंदोलन को भी 1 साल पूरे होने जा रहे थे। कृषि कानून को वापस लेने का फैसला मोदी सरकार के लिए आसान नहीं था दोस्त, लेकिन चुनाव में हार के डर की वजह से इस फैसले को लेना पड़ा, इस फैसले के लिए बाध्य होना पड़ा। यह तथ्य है। हाल ही में कांग्रेस की प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की रैलियों में जिस तरह से लोग उमड़ रहे थे, उसने यकीनन भारतीय जनता पार्टी की नींद को उड़ा दिया। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना हारना पचा नहीं सकती थी। यूपी चुनाव का हारना मतलब लोकसभा में समस्या खड़ा हो जाना। पंजाब इलेक्शन को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि कप्तान अमरिंदर सिंह और बीजेपी एक साथ मिलकर के कुछ खास नहीं कर पाएंगे पंजाब के अंदर, लेकिन अकाली दल को भी यदि साथ ले लेंगे तो कांग्रेस का नुकसान जरूर कर सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं आप? हालांकि कांग्रेस को यह नुकसान कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए जितना होता, उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो उसकी आशंका थोड़ी सी कम है। बाकी सारी बातें मैंने डिटेल में अपने लाइव वीडियो में की है, वहां आप जाके देख सकते हैं। यहां पर विपक्ष के द्वारा एक बात को कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने चुनाव को ध्यान में रख करके कानून वापसी का फैसला लिया है और चुनाव के बाद इसको संसद में लाएंगे, कुछ तब्दीलियां करेंगे और फिर से कानून बन जाएगा। लेकिन मुझे क्या लगता है, संभावना बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि 2 साल के बाद ही उन्हें लोकसभा का भी सामना करना है। तब तो इतना बड़ा जोखिम तो नहीं ले सकते हैं ये। देखो, आने वाला समय ही मुझे और आपको बताएगा कि बीजेपी क्या इतना बड़ा जोखिम लेगी कि 2 साल बाद ही चुनाव अगर होने वाले हैं, आम चुनाव होने वाले हैं, और फिर कृषि कानून लेकर के फिर इतना बड़ा विरोध दोबारा से अगर होगा या फिर जो भी कुछ होगा, तो देखते हैं अगर लेके आती है तो कौन सा मास्टर स्ट्रोक गिनवाएंगे। लेकिन तीसरा पर्सपेक्टिव इसमें मैं आपको बताता हूं। सुधार समर्थक अर्थशास्त्री गुरुचरण दास ने मोदी के किसान बिल को जो वापस लेने पर काफी दुख जताया है और उन्होंने कहा कि सियासत की जीत हो गई है और अर्थव्यवस्था की हार हुई है। आगे वो कहते हैं कि यूपी में चुनाव आ रहा है तो सरकार के लोग डर गए हैं कि किसान नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने ये फैसला ले लिया है। आगे वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी नाकामी है, उनकी जो सुधारवाद वाली छवि है उसको धक्का लगा है। कई लोगों को अब ये एक कमजोर प्रधानमंत्री लगेंगे। आगे वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री किसानों तक सही पैगाम देने में नाकामयाब रहे। अपने आप को बहुत बड़ा कम्युनिकेटर होने के बावजूद किसानों तक अपनी बात पहुंचाने में मोदी जी असफल रहे। तो उनका पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया, तो ये उनकी बात थी। एक अगली बात मैं आपको बताता हूं कि मोदी ने मुद्दा तो खत्म कर दिया, लेकिन चुनाव यूपी की जो राह है वो इतनी आसान नहीं है दोस्त। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। किसानों के नाम पर कानूनों की वापसी का क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो शुरू हो चुकी है। उसमें बीजेपी और विपक्ष दोनों आमने सामने आकर के डट चुके हैं। मोदी सरकार का ताजा फैसला पंजाब में बीजेपी के लिए ज्यादा कारगर लगता है बनिस्बत यूपी के मुकाबले, और उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए अभी भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई है दोस्त। देखिए, पश्चिमी यूपी में बीजेपी नेताओं के सामने पंजाब जैसी ही ठीक वैसी ही चुनौती आके खड़ी हो गई है। कृषि कानूनों को लेकर के लोगों की जो नाराजगी है ऐसे भारी पड़ रही थी कि बीजेपी नेताओं का गांव में घुसना तो मतलब दुश्वार हो चुका था। मतलब मोहल्ले में घुसे नहीं कि बस हाय 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 करना शुरू कर दिया। और ये छोटे मोटे नेता नहीं थे। संजीव बालियान हो गए, सुरेश राणा हो गए, उमेश मलिक हो गए, इनको किसान आंदोलन के बीच में लोगों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। सोशल मीडिया पे वीडियो तो देखा होगा आप सभी ने।
एक मीडिया रिपोर्ट हमें क्या बताती है, देखो एक बहुत बड़ी बात है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिमी यूपी के मौजूदा जाट विधायकों के टिकट काट दिए जाना करीब करीब लगभग पक्का है। क्योंकि अमित शाह की टिकट काटने वाली जो स्ट्रेटेजी ना काफी पुरानी है और पूर्व नियोजित रहती है। पक्का इसीलिए क्योंकि अमित शाह ने पश्चिमी यूपी की जो कमान खुद संभाल ली है और सत्ता विरोधी लहर की काट उनके पास सिर्फ यही है कि जो उनकी पुराना जिसको आजमाते आ रहे हैं और बेहद कारगर वो साबित होती है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में 100 से 150 यानी कि आधे विधायकों के टिकट काटे जाने की बात पहले से ही चर्चा में थी और अब लगभग मोहर लग जाएगी कुछ ही घंटों के बाद या कुछ ही दिनों के बाद, ये भी आप देख लेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं कि कृषि कानून वापसी के बाद यूपी के चुनावी राजनीति में भाजपा और आरएसएस का गेम क्या है। देखो सुनने में तो यह भी आया है कि आरएसएस ने यूपी चुनाव को हर कीमत पर जीतने का सरकार और पार्टी के मौजूदा नेतृत्व को एक सीधा सटीक निर्देश दिया था और बताया था कि संघ का यही सोचना है कि यूपी के 2022 चुनाव के बाद फिर भाजपा की सरकार नहीं बनती है तो 2024 के लिए केंद्रीय आम चुनाव में भाजपा के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। सन 2025 में आरएसएस के पूरे 100 साल होने वाले हैं, तो इसके लिए सन 2024 के लिए चुनाव इनके लिए ज्यादा खास हो जाता है और ज्यादा महत्व रखता है। और उस चुनाव को जीतने के लिए यूपी 2022 का चुनाव एक सेमीफाइनल की तरह ये लोग ले रहे हैं, इसीलिए कदम पीछे हटाने को कहा गया था। पश्चिम बंगाल में ये लोग हारे है ना, अब यूपी में हार जाएंगे तो फिर 2024 सत्ता में नहीं आ पाएंगे, तो इसीलिए आरएसएस की तरफ से आया कि अभी 2 कदम हट जाओ बेहतर होगा। अब बात हम लोग कर लेते हैं सुधीर चौधरी जी की। देखो सुधीर चौधरी को अब अबू धाबी में होने वाले चार्टेड अकाउंटेंट वाले जो कार्यक्रम की लिस्ट से हटा दिया गया है। आज ट्विटर पर सिर्फ यही छाए हुए हैं। सुधीर चौधरी पहले इस कार्यक्रम में बतौर एक स्पीकर शामिल होने वाले थे, लेकिन यूएई की प्रिंसेस हैंड बिंत ए फैसल अल कासिम ने अपने इस कार्यक्रम में शामिल होने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने भारतीय पत्रकार को आतंकवादी तक कह दिया था, जिसके बाद आयोजकों को भारतीय पत्रकार का नाम कार्यक्रम से हटाना पड़ा। देखिए यूएई की जो प्रिंसेस हैं अल कासिम ने कहा, एक भारतीय एंकर जो सुबह शाम मुसलमानों का अपमान करता है, उन्हें उस देश में बोलने और सम्मान करने के लिए आमंत्रण किया जाता है जिसका वह हर वक्त अपमान करता है। इसके बाद कासिम ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अबू धाबी के सदस्यों द्वारा जारी किए गए एक पत्र को ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस ट्वीट को देखिए। सुधीर चौधरी अब अबू धाबी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में वक्ताओं के पैनल से बाहर हो गए हैं। कासिम ने ट्वीट कर भारतीय पत्रकार पर फर्जी खबरें, इस्लामोफोबिया और सांप्रदायिक नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने यहां तक सवाल किया है कि क्या हमें एक गैर पेशेवर पत्रकार को एक मंच पर यहां की जनता के बीच आमंत्रण करना चाहिए? क्या इस तरह के कदम उठाकर हमें और हमारी गरिमा और सम्मान को कम करना चाहिए? कासिम ने ट्वीट कर यह भी लिखा कि सुधीर चौधरी अपने इस्लामोफोबिक शो के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं और भारत के 200 मिलियन मुसलमानों को हमेशा वो निशाने पर रखते हैं और उनके प्राइम टाइम शो में देश भर के मुसलमानों पर हो रही हिंसा को वो बढ़ावा देते जा रहे हैं। अब आगे इस पूरे ट्वीट को पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र हर चीज का किया है, जिंदल केस का भी किया है, तिहाड़ में भी सुधीर चौधरी गए हैं, सारी चीजों का पत्र है। पत्र में सारी बातें की गई हैं कि अपनी पत्रकारिता के लिए कितना और कैसे जाने जाते हैं, पैसे वसूलने का काम भी यही करते हैं। जिंदल वाले केस का भी जिक्र इसमें किया है, तिहाड़ जब गए थे सुधीर चौधरी उसका जिक्र किया है। तमाम बातें हैं, ट्विटर पे आप जाके देख भी सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं। फिलहाल एक सिंपल सा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ अतिरिक्त ही पता चला होगा, थोड़ा बहुत। फिलहाल ये वीडियो 3 से 4 दिन लेट है क्योंकि मैंने आपको कल लाइव में पूरी कहानी बता दी है क्योंकि एग्जाम था। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।